तो सभी को जय हिंद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज है हमारा 5 मई और 5 मई और संडे भी है, रविवार है। तो हम हर संडे को RWA का वीकली मॉक टेस्ट लगाते हैं जो RWA पे आता है, फ्री में आता है। तो उसमें 20 क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस का, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है अनुपात का है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है, उनका अनुपात 7 और 12 है, इनमें से छोटी संख्या है। क्वेश्चन एकदम आसान है। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं दो संख्याएं, एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी है, और उसका गुणनफल दे रखा है 1344 और इसका अनुपात दे रखा है ए और बी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 7:12। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि संख्याएं 7x गुणे 12x बराबर 1344 दे रखा है। अब हम यहाँ काटेंगे तो ये 12 से जाएगा तो 12 कम 12, 12 कम 12, 12 दूना 24, 7 से जाएगा तो 7 कम 7, 7 छक 42, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो x बराबर आ गया 4। तो हमसे पूछा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या, तो हम देख रहे हैं अनुपात के हिसाब से 7 छोटी है, तो छोटी संख्या 7 गुणे 4 28 हो जाएगा हमारा, 7 गुणे 4 28। तो यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी, जनसंख्या की वृद्धि दर 8% वार्षिक है। वर्ष 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी है? यानी 2020 में हम किसी शहर की जनसंख्या 2 लाख है, तो 2 साल बाद 2022 में वो अगर हर साल 8% बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी? तो इसको करने के कई तरीके हैं, या तो हम फ्रैक्शन से करें या तो फिर ऐसे करें कि मान लेते किसी शहर की जनसंख्या 2020 में 2 लाख है, 50 होगा। कह रहा कि ये हर साल 8% बढ़ता है, हर साल 8% बढ़ता है, यानी 100 पे 8% बढ़ता है, तो गुणे, यानी 100 पे 8% बढ़ जाता है तो 108 हो जाता है। तो पहले साल 100 पे बढ़ के 108 हो गया, दूसरे साल भी 100 पे बढ़ के 108 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हमें क्या करना है, 20 का गुणा इसमें करना है, तो 108 गुणे 108 हम पहले क्या करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे। तो इससे इसका वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 108 है ना, तो 10 का वर्ग करेंगे तो आएगा 100, 8 का वर्ग करेंगे तो आएगा 64। अब 10 और 8 का गुणा करेंगे तो 80, 80 गुणे 2 कर देंगे 160, 160 इसमें जोड़ देंगे, एक अंक छोड़ के तो आ गया 4 6 6 1 1, ये आ गया 11 6 6 4 गुणे 20। तो बस हम गुणा कर देंगे, 2 चौक को 8, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 3, 2 कम 2 3 2, ये आ गया हमारा 2,33,280। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको ऐसे सॉल्व करना था, या तो फिर इसे हम क्या करेंगे कि 8% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 4 दूना 8 25, ये हो जाएगा 25 27 हो जाएगा। यानी कि पहली साल जनसंख्या 25 है तो बढ़ के 27 हो जाती है। तो 2 साल का हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 625 और 729 कर देंगे। तो अब इसका मान हमें 2 लाख दे रखा है, तो हमें 729 का मान निकालना है। या तो आप ऐसे लगा सकते हैं या तो ऐसे लगा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है। हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन एकदम आसान है। कह रहा है कि एक वस्तु है जिसको हम 144 रुपये में बेचते हैं, बेचने पर दुकानदार को 28% का हानि होता है। दुकानदार को 28% की हानि होती है अगर हम इसे 144 रुपये में बेचते हैं। तो हम इस 28% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 28/100 करेंगे, तो 4 7 28, 4 दूना 8 25, ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये हानि हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई वस्तु की कीमत पहले 25 रुपये थी, तो उस पर 7% की हानि हो गई, 7 रुपये की हानि हो गई, तो ये अब हो गई 18 रुपये की, यानी 7 रुपये हानि में 18 रुपये में बेची जा रही है। तो यही इसका मान दिया है कि 144 रुपये में बेचा जाता है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो इससे 8 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह जो हमारा ओरिजिनल प्राइस होगा ये भी 25 नहीं होगा, ये भी इससे 8 गुना ज़्यादा 200 रुपये होगा। ठीक है, अब आगे का है, ये हमारा आ गया CP। ठीक है, अब आगे का है कि हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब कह रहा है कि ये जो 200 रुपये है, इस पर 14% की हानि पे अगर हम बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, तो 200 का 14% निकालेंगे तो कितना आएगा, 14 दूना 28, 28 आएगा। तो 28 इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 2,
ये आएगा 7, ये आएगा 172, यानी हम इसे 172 रुपये में बेचेंगे। अगर 200 पे हम 14% की हानि करके बेचना चाहते हैं तो हमें 172 रुपये में सामान बेचना होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने लगातार 5 महीनों तक 10,435, 9,927, 10,855, 10,230 और 9,562 रुपये की बिक्री की। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए जिससे उसे 10,500 की औसत बिक्री मिल सके। तो यहाँ पे मैंने 5 महीने का लिख रखा है ताकि टाइम बच जाए। तो कह रहा है कि जो छठे महीने का औसत है, जो 6 महीने का औसत है, वो हमारा दे रखा है 6 महीने का औसत 10,500। ये 6 महीने का औसत है। तो हम पूरे 6 महीने का निकालेंगे तो 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 0 0 0 6 5 36 6। तो ये पूरा 6 महीने का हमारा आ गया। और ये 5 महीने का दे रखा है तो मैंने इसे जोड़ा तो ये मेरा आ गया, ये 5 महीने का, ये 6 महीने का। तो हमसे पूछा है कि छठवें महीने कितनी होनी चाहिए। तो हमको पता है कि ये 6 महीने का है और ये 5 महीने का। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा छठवें महीने का आ जाएगा, यानी 1 महीने का आ जाएगा। तो 1 9 9 1 1, तो ये आ गया हमारा 11,991। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे इसको सॉल्व करना था। प्रश्न नंबर 6 कि ए, बी और सी किसी कार्य को, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 16, 24, 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है और ए कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। यही मेन चीज़ है, कितने दिन में कार्य पूरा होगा। 3 लोग हैं, ए, बी, सी, 3 लोग हैं। ये 16, 24 और ये 32 दिन में किसी काम को करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा काम क्या है, 96। इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 96 आएगा। तो ये एक दिन में 6 काम करता है, ये एक दिन में 4 काम करता है, ये 32 तिहाई 96, ये एक दिन में 3 काम करता है। ये हो गया हमारा। इतना तो सभी को आता होगा। अब आगे कह रहा है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो ए, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 4 10, 10 3 13। तो इन्होंने 4 दिन तक लगातार काम किया, एक साथ 4 दिन तक लगातार काम किया, तो काम हो गया हमारा 52। तो अब हमारा काम बचा कितना, तो 96 में से अगर हम 52 माइनस करते हैं तो ये आ गया 4 और ये आ गया 4। अब हमारा काम बच गया 44। तो इन्होंने 52 काम कर दिया 4 दिन में, अभी हमारा काम बच गया 44। अब आगे कह रहा है कि इस 4 दिन के बाद सी जो है काम छोड़ के चला जाता है। फिर कह रहा है और ए कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। जो ए है वो कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है। तो जब भी अगर पहले वाला दे कि कार्य होने से 6 दिन पहले या 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो जितने दिन वो एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम। तो 6 दिन में कितना काम करेगा, तो 36 काम करेगा 6 दिन में। तो इस काम को क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ देंगे, इसमें हम जोड़ेंगे जो बचा हुआ काम है। तो 6 4 10, 4 3 7, एक आ जाएगा 8। तो अब टोटल काम हो गया 80। अब ए जो ए छोड़ के जा रहा था उसके काम को तो हमने इसमें जोड़ दिया, तो अब ए तो छोड़ के जाएगा नहीं, तो ए और बी बचे हैं लास्ट में। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं, 6 और 4 10 काम करते हैं। तो इस 80 काम को ए और बी एक दिन में 10 काम करते हैं, तो इस 80 काम को कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में कर देंगे। तो हमसे पूछा है कि टोटल कितने दिन लगे, तो 8 दिन तो यहाँ लग गए और 4 दिन इन्होंने पहले तीनों ने साथ किया था। तो 8 और 4 हमारा हो गया 12 दिन, यानी टोटल काम ये 12 दिन में ख़त्म होगा। तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पे यही बस मेन चीज़ था जो 36 था। क्वेश्चन नंबर 7 कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करता है और बिंदु बी से बिंदु ए तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम कई तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑप्शन से कर सकते हैं, या तो जो एलिगेशन मेथड होता है उसके तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर इसके एक फार्मूला होता है उससे कर सकते हैं। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है ए से बी तक की दूरी तय करता है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से तय करता है, और जब आता है वापस तो x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आता है। और इनकी जो टोटल दूरी औसत दूरी दे रखी है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो 10 18/5, तो 5 दूना 10, ये आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया 36 किलोमीटर
प्रति घंटा। अब औसत दूरी क्या होती है? औसत दूरी का एक सूत्र होता है कि अगर दो दूरी दे रखी है और औसत दूरी, तो 2 इंटू पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड बटे x प्लस वाई, यानी दूसरी और पहली स्पीड का जोड़। तो यहाँ पे औसत स्पीड कितना दे रखा है? 45। तो 45 बराबर 2 गुणे पहली स्पीड है 36, दूसरी स्पीड है x, हमको पता नहीं, यही हमें निकालना है, और x प्लस वाई यानी 36 प्लस x, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें यहाँ से x का मान सॉल्व करके निकालना होगा। तो हम यहाँ से x का मान सॉल्व करेंगे तो हमारा 60 आएगा, यहाँ से हमारा ये 60 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोगों को एक बार समझना है। और इसे कह रहा है कितने वर्षों में, यानी टाइम हमसे पूछ रहा है, तो टी का मान हमसे पूछा है, आर का मान दिया है 5%। इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो सूत्र से लगाएं या तो फिर 100 मान के। तो मैं 100 मान के लगाया था। कैसे? मान लेते कोई धन है हमारा, कोई राशि मेरा 100 रुपये है। कह रहा है कि ये राशि 3 गुनी हो जाती है। हमें नहीं पता कितने साल में होती है, लेकिन ये 3 गुनी हो जाती है, 100 से बढ़ के 300 हो जाती है। तो हम देख रहे हैं बढ़ कितना रहा है, 200 रुपये बढ़ रहा है, यानी 100 पे 200 रुपये बढ़ रहा है ना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा दर है वो 5 रुपये है, यानी 100 पे अगर हम दर लगाएंगे तो 1 साल में 5 रुपये आएगा। 100 पे अगर हम दर लगाएंगे तो 1 साल में 5 ही रुपया तो बढ़ेगा। तो ऐसे करके 200 रुपये अगर बढ़ता है तो कितने साल में बढ़ेगा? तो 5 से भाग देना पड़ेगा हमें। तो 5 चौक को 20, तो ये आ जाएगा हमारा 40 वर्ष। तो हम मान के ऐसे लगा सकते हैं, या तो फिर हम ऐसे लगाएं फार्मूले से कि मान लेते हैं कि कोई धन हमारा P है, तो वो P से बढ़ के 3P हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो ये बढ़ कितना रहा है? ये 2P बढ़ रहा है। तो यही हमसे पूछा है कि अब 2P जो है, ये जो है 2P, ये ब्याज है। तो ये जो ब्याज है वो कितने साल में, P पर T कितने साल में 5% की दर से 2P हो जाएगा। तो यही हमें P का मान यहाँ से हमें निकालना है, T का मान निकालना है। तो P से P कट गया, 5 दूना 10, 20 दूना 40, तो T का मान आ गया 40। तो या तो आप फार्मूले से निकालिए या तो ऐसे निकालिए, दोनों अच्छा है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बेहद अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये दोनों का वर्क करने के बाद इसके बराबर आ रहा है, यानी इसका वर्क करेंगे तो 4 4 1 आएगा, इसका वर्क करेंगे तो 400 आएगा, इसका वर्क करेंगे तो 841 आएगा। तो जब इसे जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा 8 4 1 बराबर 8 4 1। इसका मतलब ये ट्रिपलेट बन रहा है, और ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि 90 अंश का कोण बना रहा है ये, यानी ये हो गया 29, ये हो गया 21, ये हो गया 20। तो जो समकोण त्रिभुज, जब भी ये समकोण भी बना 90 अंश का कोण बनाएगा तो इस पे इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो 1/2 आधार कितना है 21, लंब कितना है 20। तो यहाँ से हम कर देंगे 10 बढ़ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 210। तो इसका आंसर आ गया 210। ये तो एक तरीका है, या तो फिर हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, इसको छोड़ के इसको हम ऐसे लगा सकते हैं कि हमारा 3 दे रखा है, 3 भुजाएं हमारे त्रिभुज की दे रखी है, तो इस पर हम हीरो सूत्र लगा सकते हैं। तो हीरो सूत्र क्या होता है कि इन तीनों को जोड़ते हैं तो 9 10 की 0, 2 2 4, 2 2 4 1, 9 10 की 0, 2 4 6 1 7 आ गया। तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 35। तो हीरो सूत्र हमारा क्या होता है? कौड़ी में S S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S बराबर हमारा 35 है, तो 35 गुणे A 21 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, 14 गुणे S माइनस B 35 माइनस B 15 गुणे S माइनस C 29 6। तो ये कड़ी में आ गया हमारा। ये त्रिभुज का अगर ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो ये वाला चीज़ लगाएंगे हम। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 35, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 14, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3,
इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2, दोनों से आसान है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 7 है, 2 7 है तो 1 7 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10, 10 33, 7 3 21, ये आ गया 210। तो यही हमारा आंसर आ गया 210। चाहे तो वैसे लगाइए चाहे तो ऐसे लगाइए, दोनों से हमारा आंसर 210 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये एक सरलीकरण का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। तो ये हमारा दे रखा है, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है और हमसे इसी का मान पूछा है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये चीज़ें 2 बार है, ये चीज़ 2 बार है और ये 1 बार है। ये क्या बन रहा है, यहाँ पे a² बन रहा है और ये b² बन रहा है और ये 2ab बन रहा है, -2ab बन रहा है। तो a माइनस बी का होल वर्ग बराबर होता है a² - 2ab + b²। तो यही फार्मूला यहाँ पे हमारा बन रहा है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, a का मान यहाँ पे रखना है, ये होगा b - a, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, b - a। इसको मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a - b, नहीं तो ये माइनस में चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, a की जगह हम 5.14 रखेंगे, a की जगह 5.14 माइनस b की जगह 0.14 का वर्ग। अब इसे हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का वर्ग बराबर आ गया 25। तो यही हमारा आंसर हो गया। इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता चल जाएगा कि इसमें का क्या हो रहा है तो बस आपको इसे माइनस करना था, आ जाएगा आपका आंसर 25। तो ये हो गया हमारा आंसर 25। क्वेश्चन नंबर 11। आज के क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। कह रहा कि 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इसी का हमसे आंसर पूछा है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 का 3 बार गुणा, तो ये आ जाएगा 8, यानी 2 के पावर इसका मान आ गया 8। अब इसका मतलब क्या होता है, 2 का 8 बार गुणा, 2 का 8 बार गुणा, ऐसे ऐसे 2 का 8 बार गुणा करेंगे तो ये 256 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया 256। क्वेश्चन नंबर 12। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमशः 72 और 96 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 प्राप्त होता है। तो एक संख्या हमें बताना है जिसे अगर हम 72 और 96 से भाग देते हैं, मतलब विभाजित करते हैं, तो 5 शेषफल बचना चाहिए। तो ये लसा और मसा का क्वेश्चन है, लसा का क्वेश्चन है, एलसीएम का है। 72 और 96 दो हमारी संख्याएं दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 24 यहाँ देख रहे हैं, 24 यहाँ 72, 24 चौक को 96, तो 4 गुणे 4 से जाएगा और 3 से जाएगा। तो ये आ गया हमारा एलसीएम आ गया 24 गुणे 4 गुणे 3, तो 24 चौक को 96 गुणे 3, तो 3 छक्का 18, 3 27, 1 28। तो ये हमारा आ गया 288। तो ये एक ऐसी संख्या है जो 72 और 96 से पूरी पूरी कट जाएगी। ये एक ऐसी संख्या आ गई जो 72 और 96 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब हमसे कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती जो 72 और 96 से कट जाए, यही सबसे छोटी संख्या है कि वो इसे डिवाइड करने पे 5 शेषफल बचे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 5 13 के 3 9 2 293। तो ये हमारा आंसर हो गया 293। तो बस इसमें कुछ नहीं करना था, एलसीएम निकालना था और उसमें 5 जोड़ना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बेहद आसान है, छूट का है, लाभ हानि का ही चैप्टर का है कि एक व्यापारी समान लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। क्वेश्चन एकदम आसान है, इसको मैंने 100 मान के किया था। मान लेता है कि कोई वस्तु है जिसकी सीपी यानी क्रय मूल्य 100 रुपये है। कह रहा है कि इस लागत मूल्य पर 60% अधिक अंकित करता है। तो 100 से 60% अधिक का मतलब होता है 160 रुपये। 100 का 60 निकालेंगे 60%, तो ये 60 ही आएगा। तो 100 से 60% अधिक यानी 160 रुपये उसकी एमपी हो गया, उससे ज़्यादा उस पर अंकित करता है। अब कह रहा है कि 25% की छूट देता है, तो 160 पे 25% की छूट देता है, 25% की छूट देता है। तो 25 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो 160 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो 40 आएगा, तो 40 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 120, यानी 160 में 40 कम करेंगे तो 120 आएगा। तो ये हमसे पूछा है कि उसका लाभ कितना हो रहा है। तो पहले 100 का था, अब 120 रुपये में बेच रहा है, तो कितना हो गया लाभ, 20 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो गया, 20% का लाभ हो गया। बस
कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 4 अलग अलग संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना और सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत पूछा है। तो मान लेते हैं कि 4 संख्याएं A B C D 4 संख्याएं हैं। कह रहा है कि पहली 3 संख्या A प्लस B प्लस C, इन 3 संख्याओं का जो औसत है यानी 3, ये चौथी संख्या का 3 गुना है, तो चौथी संख्या D का 3 गुना है। ये हमसे क्वेश्चन में कहा है। आगे कह रहा है कि A प्लस B प्लस C प्लस D, इन चारों का औसत हमें 55 दे रखा है सवाल में। तो इस 4 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 220, गुणा होकर 220 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को हम उधर ले जाएंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C, ये 3 उधर जाएगा तो ये हो गया 9D। ठीक है, यहाँ से आ गया A प्लस B प्लस C बराबर 9D। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पहले D का मान निकालना होगा। तो हम देख रहे हैं A B C बराबर 9D है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 9D प्लस D बराबर 220। तो 10D बराबर आ गया हमारा 220, तो D बराबर आ गया 22। D बराबर आ गया 22। तो हमसे क्या पूछा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत, तो A B प्लस C ये पहली 3 संख्याओं का औसत ही तो दे रखा है, और D बराबर हमारा 22 है, तो D बराबर 22 रख देंगे तो ये आ जाएगा 66। तो यही हमारा आंसर हो गया, पहली 3 संख्याओं का औसत 66 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये सबसे आसान क्वेश्चन था इस पूरे टेस्ट में। कह रहा है कि A एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। A जो है एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। आगे कह रहा है B उसी काम को 12 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं। मान लेते हैं टोटल काम 12 है, तो एक दिन में 2 काम करेगा, 6 दूना 12। ये एक दिन में 1 काम करेगा, 12 कम 12, तो टोटल काम 12 है। और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 और 1 3, तो 3/12/3 आ गया 4। यानी टोटल काम ये 4 दिन में ख़त्म कर देंगे मिलके। तो यही हमारा आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि किसी आयताकार जलाशय में 126 किलो लीटर पानी है। जलाशय की गहराई 3.5 मीटर है और इसकी लंबाई 8 मीटर है। जलाशय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ये आयताकार आपको दिख ही रहा होगा, ये घड़ी आयताकार ही है। तो कह रहा है ये आयताकार एक कुछ भी इसको मान लीजिए, ये टब या जो भी मान लीजिए, इसी में पानी भरा है, 126 किलो लीटर पानी भरा है। ये घनाभ दे रखा है, जैसे ये घनाभ दे रखा है। जैसे ये घनाभ दे रखा है, आयत के रूप में घनाभ दे रखा है। कह रहा है कि इसमें 126 लीटर पानी भरा हुआ है, 126 किलो लीटर पानी भरा है। कह रहा है कि इसकी गहराई जो है, ये ऊंचाई जो इसकी दे रखी है वो 3.5 मीटर दे रखा है, और इसकी जो लंबाई है वो 8 मीटर दे रखा है। तो इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई पूछी है, इसकी चौड़ाई ये B पूछा है। तो हमको पता होता है कि घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन होता है, आयतन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम हमारा 126 दे रखा है, तो 3.5 गुणे 8 गुणे हमसे चौड़ाई पूछा है, B का मान पूछा है, और वॉल्यूम 126 दे रखा है। बस हमें यहाँ से B का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से पहले दो चौको 8, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, फिर ये 7 5 35, 7 9 63। ठीक, 7 5 35, 7 9 63, तो ये दशमलव आ गया। अब ये उधर जाएगा तो B बराबर आ जाएगा 9/2.8। सॉरी यहाँ पे ये हमारा 7 5 35 हो गया, ये 0.5 हो गया, ये 7 5 35 हो गया। तो ये हो गया 5 चौको 20, 2 हो गया, 2 गुणे B बराबर आ गया हमारा 9। ये गलती से हो गया था। अब B बराबर हम निकाल सकते हैं 9/2। तो B बराबर आ गया 2 चौको 8 0.5, 4.5। तो यही हमारा आंसर हो गया। चौड़ाई हमारी हो गई 4.5। तो बस हमें ऐसे इसको सॉल्व करना था। ये घनाभ दे रखा था, उसका आयतन दे रखा था, बाकी तीनों चीज़ एक चीज़ हमें निकालना था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। कह रहा है कि यदि किसी बिजली के बिल पर 21% की छूट दी जाती है, तब भी 1817 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, वास्तविक बिल राशि क्या थी। कह रहा है कि किसी बिजली के बिल पर 21% की छूट जाती है। तो मैंने इसे 100 मान के लगाया था कि मान लेते हैं कि हमें 100 रुपये बिजली बिल जमा करना था, 100 रुपये हमें बिजली बिल जमा करना था। तो इस पर 21 रुपये की छूट दी जाती है,
इस पर 21 रुपये की छूट दी जाती है। तो 21 रुपये छूट देने के बाद कितना बचेगा, तो ये बचेगा 9, ये आ गया यहाँ से 7, 79 आ गया। तो अभी भी 21% की छूट देने के बाद भी अभी भी हमें 79 रुपये जमा करना होगा। तो कह रहा है कि तब भी 1817 रुपये भुगतान करना होगा, अभी बाकी है। तो इसी का मान हमें दे रखा है 1817, तो इसी का मान हमें 1817 दे रखा है। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो ये इससे 23 गुना ज़्यादा है। तो इसको मैंने सॉल्व किया था तो वहाँ पे मैंने लगाया था, तो ये इससे 23 गुना ज़्यादा है। तो हमसे पूछा कि वास्तविक बिल कितनी होगी, तो वास्तविक बिल पहले हमने कितना माना था 100, तो ये भी 100 नहीं होगा, इससे 23 गुना ज़्यादा 2300 रुपये होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया 2300। बस इसे ऐसे सॉल्व करना था, एकदम 1 सेकेंड 2-4 सेकेंड का क्वेश्चन था। तो हमारा अगला क्वेश्चन 18 जो कि DI का है, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। और 19वां क्वेश्चन है, ये भी DI का है, इसे मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि इसमें ये सूची दे रखा है और हमसे पूछा है कि प्रत्येक 50,000 लोगों में से 35 वर्ष से कम उम्र आयु के व्यक्तियों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा बझाऊँ है कि 50,000 कह रहा है, टोटल 50,000 लोग हैं और हमारा जो डाटा दे रखा है उसमें कहा है कि उसके हिसाब से 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या। तो हम देख रहे हैं 35 वर्ष से 0 से 15 तक कितने व्यक्ति हैं, 31% व्यक्ति हैं। और 15 से 25 तक 5.25 व्यक्ति हैं। और फिर उसके बाद 25 से 35 तक 14.25 लोग हैं। तो बस इतने लोग ऐसे हैं जो 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो इसको हम जोड़ देंगे, 5 दूना 10 की 0, 2 दूना 4 5, 5 9 10, 10 की 0, 3 1 4 1 5, ये आ गया। तो बस हमें 50,000 का 50.5% निकालना है। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये 0 से 0 दशमलव कट गया, तो 5 25, ये आ गया 25 25 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। बस इसे ऐसे करना था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बेहद आसान है। एक रेलगाड़ी जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह वही दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल। तो हमको सबसे पहले पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 15 घंटे में उस दूरी को तय करती है। तो समय हमारा 15 घंटे दे रखा है, तो 15 गुणे हो जाएगा, तो ये हमारा दूरी आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसी दूरी को वो अगर 12 घंटे में तय करती है, 12 घंटे में, तो हमारा स्पीड कितना होगा। तो यहाँ से हमें स्पीड बताना है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा स्पीड आ जाएगा, तो 12 5 60, तो 15 5 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। तो आज का जो मैथ था बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बस आपको अच्छे से एनालिसिस करना है और आप प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। और एक चीज़ पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं, अब ये तो आप लोग ही बताइएगा, लेकिन प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि अभी मुझे और कितना सुधार करना होगा और क्या सुधार करना होगा। मेरे बोलने का तरीका सही नहीं है, कि समझाने का तरीका नहीं सही है, कि ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या संशोधन करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि गलत था इसीलिए मैं नहीं कराया, बाकी यही था आज का हमारा सलूशन।